Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the study hood in the new subsection which is related with the biology and the cat. In the last subsection, as you know that we discuss about the proteins. तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ही कंसर्न है. तो बेसिकली आज हम सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देयर इज थ्री सिंपल वर्ड्स which will define the nucleic acid perfectly, and that is these are the polymers of nucleotides. यानी कि ये पॉलीमर्स हैं किसके, स्पेशली ओनली न्यूक्लियोटाइड्स के. अब अगर हम इसके नेम पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो इसके नेम में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक न्यूक्लिक एक एसिड. न्यूक्लिक इसका नाम इसी वजह से है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो द एसिड? बिकॉज इट हैज अ group which is phosphoric acid. That's why it is also called the acid. Just because of the presence of the acid group in it. Okay. So अगर हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की, तो आपको पता है कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ nucleic acid, and that is, of course, you know that न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड का बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किससे बना हुआ होता है? फॉर सपोज सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इसके पास जो एक शुगर है विच इज पेंटोज शुगर, जो कि राइबोस हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस हो सकती है. इसका स्ट्रक्चर हमने परफेक्टली डिस्कस किया था इन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जिसमें ना हमने ये एक एक्सेप्शन केस भी पढ़ा था डीऑक्सी राइबोस का, विच वाज कि इसके पास ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले पर पूरी तरह से नहीं उतरता. व्हाई? बिकॉज इट हैज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओनली वन ऑक्सीजन इन इट्स ग्रुप. ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको एक एक्सेप्शन का केस की तरह से कंसीडर किया था. अच्छा, अगर ये पेंटोज का जो शुगर है हमारे पास, जो कि राइबोस या डीऑक्सी राइबोस हो सकती है, अगर हम इसे कंबाइन कर दें किसी भी नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, then you will get the nucleosides. Remember the suffix, that is nucleoside. अगर आप पेंटोज शुगर जो कि हमारे पास राइबोस या डीऑक्सी राइबोस है उसको आप किसी भी नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच कर दो, then you will get the nucleoside. Okay? अब अगर हम उसी पेंटोज शुगर, let's suppose we have a pentose sugar, it will combine with the any nitrogenous base, और आप इसके साथ अब एक और चीज ऐड कर दो, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, या आप इसको फॉस्फेट ग्रुप बोल रहे हैं. अगर हम इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दें, देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड. तो आपके पास ए न्यूक्लियोटाइड आएगा. अब यहाँ पर आप इसके सफिक्स के ऊपर ध्यान दें, इट इज टाइड एंड दिस इज साइड. तो साइड तब बनता है जब पेंटोज शुगर सिंगलली कंबाइंड होती है नाइट्रोजीनियस बेस के साथ, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है. इफ वी कंबाइन pentose sugar nitrogenous base with the phosphate group, then you will get a particularly nucleotide. तो आपने इन दो टर्म्स में अच्छे तरीके से डिफरेंस करना है, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक इन द एग्जाम्स. ओके, तो अब हम अगर इस सारे पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप
अगर हम इसको पर्टिकुलरली आपको अभी डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर आपके पास किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो अब इन तीनों कंपाउंड एलिमेंट्स को आप कंप्लीटली अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेंटोस शुगर, जो कि हमने डिस्कस किया था। इट मे बी राइबोस, किसके केस में, इन द आरएनए केस, यानी आरएनए के अगर कोई न्यूक्लियोटाइड बन रहा हो, न्यूक्लिक एसिड बन रहा होगा, तो उसके अंदर राइबोस हमारे पास एज द पेंटोस शुगर मौजूद होगी। और इन और डी ऑक्सी राइबोस इन द डीएनए केस। तो आप इसके नेम्स के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हम इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और इसे हम डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो आप इसके नेम्स के साथ इसको रिलेट कर सकते हो कि इसके अंदर जो पेंटोस शुगर मौजूद है आरएनए के अंदर, वो राइबोस है, और डीएनए के अंदर वो है डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन का केस भी था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये है पेंटोस शुगर के बारे में। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्यों, क्योंकि पेंटोस शुगर में से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी के बताएंगे डीएनए के अंदर कौन सी राइबोस शुगर मौजूद है या आरएनए के अंदर कौन सी राइबोस शुगर है, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। बट अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेसिस की, तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट सपोज कि वो आपको पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें, वो आपको कोई भी स्ट्रक्चर उठाकर दे देंगे कि आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडेनाइन और ग्वानिन। तो कौन सा स्ट्रक्चर, वो आपको कोई भी स्ट्रक्चर आपको उठाकर दे सकते हैं और उससे रिलेटेड आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो इससे पहले हम अगर फॉस्फोरिक ग्रुप को या फॉस्फोरिक एसिड को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है H3PO4। इसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, P डबल बॉन्ड O 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनके तीनों के साथ भी अटैच होगा। तो इसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनियस बेस के बारे में। अगर हम इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें, अब नाइट्रोजीनियस बेसिस की आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आपने किस पर करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, उसकी रिंग नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन इट। अगर उसके अंदर 2 रिंग्स है और एक के अंदर होंगी सिंगल रिंग, तो 2 रिंग्स है, आपने सबसे पहले उसकी रिंग्स आइडेंटिफाई कर ली। ओके, अब अगर उसके अंदर 2 रिंग्स है तो उसके आपने देखना है उसके कार्बन नंबर 6 को। ठीक है, अगर आप कार्बन नंबर 6 को देखोगे तो वहां पर अगर आपको अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो जो है वो आपके पास एडेनाइन है। इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप, तो आपने उसे ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेना है दैट इट इज गुआनिन। इसके स्ट्रक्चर्स भी अभी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने देखा कि उसके अंदर सिंगल रिंग है, तो आपने उसके कार्बन नंबर 4 को देखना है। ठीक है, अब 4 के भी 2 काइंड्स है। 4 पर अगर आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास वहां पर एक NH4 का ग्रुप अटैच है, तो आपने कंसिडर करना है ये क्या है, एक साइटोसिन। अगर वहां पर आपके पास अब देखना है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो आपने फर्दर उसको देखना है किसको, कार्बन नंबर 5 को। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पर अगर हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच है, रिमेंबर दैट हाइड्रोजन का ग्रुप अगर अटैच है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली यूरासिल है। अगर वहां पर एक आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आपने उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर करना है एज द थायमीन। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कुछ लाइक। तो सबसे पहले अगर हम एडेनाइन का ग्रुप अटैच डिस्कस करें, इसको यहाँ से रेस करके यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने देखेंगे आप कि इसके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट होगी, लाइक दैट समथिंग।
यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन अगेन यहाँ पे होगी नाइट्रोजन ग्रुप और देयर विल बी आल्सो द नाइट्रोजन, कार्बन एंड अगेन नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर ये डबल रिंग है, ठीक है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि एडिनाइन है या गुआनिन है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, नंबर कार्बन नंबर 6 पर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, इनकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन एक और वैलेंसी और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की ट्रिपल वैलेंसी है। तो ये ऑलमोस्ट, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो, सबसे पहले इसकी जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 4 5 6, सी दिस इज द 6, 7 अगेन इट इज 7 और ये रहा हमारा 8 9। आपने देखना है कार्बन नंबर 6 पर, अगर यहाँ पर आपके पास अमाइन ग्रुप अटैच हो यानी कि NH2 अटैच हो तो ये आपके पास क्या है, एडिनाइन। अगर आपके पास यहाँ पर सपोज करें यू हैव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपने इसे ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेना है दैट इट इज द गुआनिन ग्रुप, ठीक है। तो ये थी इसकी आइडेंटिफिकेशन, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी दोनों में। देयर विल बी नो एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सेप्ट दिस कार्बन नंबर 6, ठीक है। अब अगर हम एक सिंगल रिंग को ड्रॉ करते हैं, लाइक इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, वो आपने खुद डिटरमाइन करना है कि कौन सी रिंग है। सबसे पहले कार्बन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके राइट, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और लास्ट में नाइट्रोजन। इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन में फिलअप की हुई है और इसकी ऑक्सीजन, ओके ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया अमोनिया और कोई वैलेंसी, ये रही वैलेंसी खाली है तो इसको भी फिल कर लेते हैं और यहाँ पर एक अमोनिया। अब इसको नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू होगी, 1 दैट विल बी द 2 3 4 5 6। अब ये हो गई बात इसकी नंबरिंग की, ठीक है। अब अगर आपके पास ये पूछा जाए कि ये कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है, तो सबसे पहले हमें तो पता चले कि एक सिंगल रिंग है। उसके बाद हमें क्या देखना था, सबसे पहले इसके कार्बन नंबर 4 को, यहाँ पर एक NH4 ग्रुप अटैच है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, सियानीन और सॉरी साइटोसिन, ठीक है। अब अगर आप इसके कार्बन नंबर 5, अगर इसके पास कार्बन नंबर 4 के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो आपने किसको देखना है, इसके कार्बन नंबर 5 को। वहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच है तो ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपके पास है यूरासिल। अगर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो ये आपको पता है ये कौन सा है आपके पास, एक थायामीन का ग्रुप। तो ये काफी इजी थी, बस आपने इसकी नंबरिंग आनी चाहिए आपको कि आप एक कार्बन रिंग के अंदर कार्बन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारा नोमेनक्लेचर अगर आपको आ रहा होगा तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द नाइट्रोजीनियस बेस। तो इसी से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं कि लाइक which of the following is the structure of the adenine या guanine, साइटोसिन या यूरासिल या थायमिन, आपको वो किसी भी चीज के बारे में वो आपसे इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। कार्बन नंबर 2 अगर हम डबल रिंग है तो इसके कार्बन नंबर 6 पर देखना है, अगर ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद है तो वो क्या है, एक गुआनिन। अगर वहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड NH2 प्रेजेंट है तो वो आपके पास एडिनाइन है। अगर सिंगल कार्बन रिंग है और उसके कार्बन नंबर 4 के पास आपके पास एक NH4 ग्रुप मौजूद है तो वो साइटोसिन है, साइटोसिन। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर आपने इसको देखना है कि कार्बन नंबर 5 को, अगर वहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो थायमिन, अगर सिंगल हाइड्रोजन मौजूद है तो वो यूरासिल। तो ठीक है, ये एक क्विक रिवीजन था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
So let's talk about the composition structure of the nucleotide. अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के हमने टू केसेस पढ़े। नंबर वन केस में आपने देखा कि अगर एक आपके पास दिस इज द कार्बन नंबर वन अटैच विद द कार्बन नंबर टू, देन थ्री, देन फोर, ठीक है। अगर इसके फर्स्ट कार्बन के साथ आपके पास अगर एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच्ड है तो ये क्या फॉर्म करेगा आपके पास ऑटोमेटिकली, आपको पता है ये एक न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोसाइड। इफ अ कार्बन, ये सबसे पहले ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर, ठीक है। अब इसके फर्स्ट कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनियस बेस तो अटैच है, ठीक है। इसके फोर्थ के बाद यहाँ पर आता है एक हमारे पास फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अगर फिफ्थ कार्बन के साथ आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जिनकी वैलेंसी सभी खाली है, तो अगर आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो आपने कंसीडर कर लेना है कि इसका सेकंड केस है विच इज द न्यूक्लियो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप कैन अटैच वेरी, यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, 2, 3 और 4, क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर हम इसके साथ यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लेते हैं लाइक दैट, अगर हम इसके साथ एक और कर लें, we can attach many phosphate group in this condition। अब यहाँ पर हम नाइट्रोजनियस बेस को कंसीडर कर लेते हैं कि ये है हमारे पास एक राइबोस शुगर, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये नाइट्रोजनियस बेस हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, AD9 है, ओके। अब अगर हम इसके साथ देखें तो हमारे इसके साथ हमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप दिख रहे हैं, इजीली विजिबल है आपके पास, तो इसको आप नेमिंग कैसे करोगे, लाइक इट इज द एडिनाइन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको बोलोगे एडिनोसाइन विथ ट्राइफॉस्फेट, व्हाट, एडिनोसाइन विथ ट्राइफॉस्फेट। ये आपको एक नाम रिलेटेड कर रहा होगा एक सिंगल टर्म से जो आपको इजीली याद होती है कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी फाइनली आप देख सकते हो किस तरह बन रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेसिस यहाँ पर 1 अटैच होंगी, ठीक है। PO4 जो मॉलिक्यूल है वो आपने किस पे याद रखना है कि वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है, और जो नाइट्रोजनियस बेस है वो आपके पास कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, और जो अगर वो 3 फॉस्फेट के ग्रुप कंबाइन हो तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हो तो वो आपके पास है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अगर वो सिंगल हो तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक और जो आएगा, हमने एक और भी टर्म पढ़ा था बायोइनफॉर्मेटिक्स में विच वाज द NADP। तो NADP क्या है, निकोटाइन, निकोटीन अमाइड एडिनाइन, ठीक है, निकोटाइन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी उसके अंदर जो एमाइड के जो ये हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस जो मौजूद है वो आपके पास 2 है, और 2 नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ साथ आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप वो सिंगल है। तो इसी तरह हम इसके प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर आप इसको नेमिंग करते हो। तो ये थे कुछ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अब बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स की जो टाइप्स है वो आपके पास बेसिकली 2, तो इसकी टाइप्स 2 हैं टोटल हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की, विच इज RNA एंड DNA। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं टू गेन इंफॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म। तो हमारे पास सबसे पहले इसके फीचर्स हैं इन द फर्स्ट कॉलम विच इज नेम, और हमारे पास कुछ बेसिस लिखी हुई है, नाइट्रोजनियस बेसिस, यहाँ पर ये नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड कॉलम में हमारे पास है RNA, और उसमें भी 2 सबसेक्शन है, 2 सब कॉलम्स हैं, दैट इज
न्यूक्लियोसाइड अगर ये नाइट्रोजनियस बेसिस न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करती हैं तो कैसे करेंगी, और अगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करती हैं तो कैसे करेंगे। और इन द थर्ड कॉलम यू कैन इजीली सी इट इज द DNF। तो जो एडेनाइन है आपके पास, अगर वो आरएनए के इन द आरएनए केस इट विल फॉर्म एज द एडिनोसाइन। अब आपने यहाँ पर एक जनरल टर्म याद रखनी है, ये जो आपके पास प्यूरीन्स है एडिनाइन एंड ग्वानिन, तो जो प्यूरीन्स है वो आपके पास हमेशा जो न्यूक्लियोसाइड अगर फॉर्म करेंगी तो वो क्या करेंगी, ओसीन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर आपके पास जो प्यूरीन्स है, प्यूरीन्स नाइट्रोजनियस बेसिस, तो आपके पास हमेशा एक ओसीन सफिक्स के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म करती है। और आपके पास अगर पायरिमिडिन है नाइट्रोजनियस बेसिस है तो वो आपके पास एक डाइन के साथ सफिक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, तो यानी कि उस मॉलिक्यूल का जो सफिक्स होगा वो आपके पास तीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्यूरीन्स नाइट्रोजनियस बेसिस है, तो यहाँ पर इसका सफिक्स क्या है, ओसीन। अब अगर हम यूरासिल की बात की जाए तो जो यूरासिल का जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास बनाता है यूराइडिन। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यह क्या बनाएगा आपके पास, यूराइडिन, ठीक है। और फिर है हमारे पास थायमिन। अब आरएनए का केस है तो आपको पता है कि थायमिन हमारे पास मौजूद नहीं होता। उसके बाद ग्वानिन, ग्वानिन आपके पास एक प्यूरिन केस है, प्यूरिन मॉलिक्यूल है, तो आपके पास क्या कंसिडर करेगा, ग्वानोसाइन। और साइटोसिन क्या प्रोड्यूस करेगा, साइटोडाइन, आप इसको साइटोडाइन, ओके। तो अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड किस तरह से फॉर्म करेंगे, ये तीन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर सकता है, AMP, ADP एंड ATP, जो हमने डिस्कस किया। और ये UMP, UDP एंड UTP। और ग्वानोसाइन के GMP, GDP, GTP, CMP, CTP एंड CTP। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल। तो आप इजीली देख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड अगर डीएनए का है तो उसकी वो क्या बनाएगा, वो भी सेम चीजें बनाएगा, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियोसाइड्स होंगी वो भी सेम फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा इसके मॉलिक्यूल के अंदर। इसको हम नेक्स्ट मार्कर से लिखते हैं डी, और एडिनो बाकी सेम रहेगा साइन, और यूराइडिन भी सेम रहेगा, यूराइडिन, बस इसके आगे आ जाना है डी में, ठीक है। तो इसी तरह ये डी, बाकी सारी जो है नाम आपके पास वो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो यहाँ पर AMP है, यहाँ पर भी यही होगा, बस यहाँ पर DAMP होगा और डी के सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पर UMP है तो यहाँ पर DUMP, फिर होगा यहाँ पर DUPD, DUPTP, तो बाकी सारे सेम ही रहेंगे। सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल में डी-यूरेडिन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पर होता है डी थाया, अब यहाँ पे थाया डीन, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेगा, DTMP, DTDP, DTTP, और यहाँ पर भी जो ग्वानिन है डी, ग्वानोसाइन, तो ये डी, GMP और बाकी सारी सेम कंपोजिशन, और इसकी क्या होगी GCMP और बाकी सारी सेम कंपोजिशन। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड विद सम न्यूक्लियोसाइड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपको जनरल टर्म है। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, लाइक आप कोई भी नाइट्रोजनियस बेसिस दिखा कर दे सकते हैं और बोलेंगे कि these nitrogenous bases form which of the following nucleoside,
यहाँ वो आपसे न्यूक्लियोटाइड का भी पूछ सकते हैं, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे और आपने एक करेक्ट आंसर तभी चूज कर सकोगे जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके माइंड में। So now let's talk about the structural conformation of the nucleic acid. Now कि अब जो न्यूक्लिक एसिड पर्टिकुलरली के लिए भी पॉलीमर बनना है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो वो किस तरह से बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन देम। तो जो लिंकेज इनके बीच में प्रेजेंट होती है वो लिंकेज है फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है किसके? बिटवीन दी न्यूक्लियोटाइड। अब वो किस दौरान बनेगी? ड्यूरिंग किस दौरान बनेगी? वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो प्रोटीन में बनना है आरएनए से, तो वो फिर जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है असल में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अब यहाँ पर अगर हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात करें तो किस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? तो जो कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन जो होता है, अगर टू मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है तो फर्स्ट कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन, या आप उसको फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके OH ग्रुप के साथ यानी कार्बन नंबर 3 के साथ जो OH ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ जो फॉस्फोरेट ग्रुप मौजूद होता है उसके साथ जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साथ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट होनी है किसके? सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब ये किस तरह से होगी कंपोजिशन? सबसे पहले हम एक 1 2 3 ये एक राइबोस शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ आपको पता है कि एक नाइट्रोजीनियस बेस ने अटैच होना है, ठीक है, और यहाँ पर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है और यहाँ पर एक OH, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक विजिबल हो आपके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और नाइट्रोजनस शुगर, यहाँ पर ये शुगर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की, ओके, 4 एंड 5, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये अटैच होगा किसके साथ? ये अटैच होगा कार्बन नंबर 3 के साथ। तो ये जो आप यहाँ पर ये लिंकेज देख रहे हो, दिस इज द, ये जो पूरी लिंकेज आप देख रहे हो ये है फॉस्फो डाई, सही तरह से लिखते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। एज ए रिजल्ट आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखो क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इस OH के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर एक वाटर की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा फिर अटैच डायरेक्टली विद द कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको पता है प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट कार्बन अटैच विद द ऑक्सीजन, देन फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन जिसके साथ एक पूरा फॉस्फेट का ग्रुप मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके साथ ये इसने बॉन्डिंग कर ली लाइक दैट। बाकी सारा स्ट्रक्चर ये वाला जो है ये यहाँ पर एज इट इज आएगा, ठीक है। ये पूरी रिंग जो है यहाँ पर फॉर्म होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज ही रहता है, बट यहाँ पर वे चेंज कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ उसके
जो बॉन्डिंग बनती है तब वहां पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है किसके अंदर, फॉस्फेट ग्रुप के अंदर, वो और जो कार्बन नंबर थर्ड है उसका हाइड्रोजन आउट होता है और एज अ रिजल्ट आपको पता है यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो कि हर बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो यहाँ पर भी कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या था कंडेंसेशन का प्रोसेस, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर बतानी थी कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज प्रोड्यूस होता है, तो आप गौर से देख सकते हो कि किसके साथ लिंक हो रहा है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ, और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ। तो अगर हम इसको देखें, एक चीज नोट करें, तो इसका जो ये फिफ्थ कार्बन है ये आपको ऊपर वाला ये फ्री दिखेगा और इसका लास्ट वाला जो कार्बन नंबर 3 है ये आपको फ्री दिखेगा। या अगर हम इसकी चेन की बात की जाए तो इट विल मूव थ्रू 5 to 3 कार्बन, यानी फर्स्ट वाले जो भी होगा लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो मॉलिक्यूल का होगा उसका फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन हमेशा फ्री होंगे। तो ये जो दो मेन पॉइंट है आपने याद रखनी है कि फिफ्थ कार्बन ऑफ लास्ट न्यूक्लियोटाइड एंड थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज रिमेन फ्री, यानी वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, वो हमेशा फ्री ही रहते हैं। So now let's talk about the structural composition of DNA molecule. As you know that DNA is a double helix structure. तो जो इसकी डबल हेलिक्स है, यानी कि हेलिक्स यानी सिंगल, एक आपके पास होती है नो सीढ़ियाँ टाइप, ये तो हो गई बात सिंगल हेलिक्स की, ठीक है, रिमेंबर माय पॉइंट, हेलिक्स की। लेकिन ये डबल हेलिक्स होती हैं। इसकी ये सेकंड स्ट्रैंड जो इसको फॉलो करते हुए जाती है, ठीक है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया है। अब इसका डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, सिंगल हेलिक्स जो होती है, लाइक आपने सिर्फ वो एक सपोज यू हैव अ हेलिक्स इन योर हार्म, कि वो आप उससे एट अ टाइम ऊपर जा सको। लेकिन ये जो हेलिक्स है इसमें आप एट अ टाइम ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, लाइक दैट। इसके यहाँ पर 1 2 इस तरह से भी होंगे और कुछ यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस सेकंड हेलिक्स में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेकंड पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से ये बने हुए होते हैं एंड दीज कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलरली डीएनए मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है, दीज टू हेलिक्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज दिस? दिस इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट डज दिस मीन? हमने अभी डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल कंपोजिशन आरएनए मॉलिक्यूल का, तो उसमें आपने देखा था कि जो फर्स्ट कार्बन जो था, यानी कि आप बोल सकते हो कि लास्ट कार्बन जो होगा उसका कार्बन नंबर 5 फ्री होगा और सबसे पहले फर्स्ट कार्बन का कार्बन नंबर 3 फिक्स होगा। अब यहाँ पर किस तरह होगा, यहाँ पर अगर फॉर सपोज दिस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है इसका 5 कार्बन फ्री है और फर्स्ट कार्बन का थर्ड कार्बन फ्री है, तो इसके जो अपोजिट यानी जो सेकंड लाइन होगी उसका लास्ट कार्बन का कार्बन नंबर 3 फ्री होगा और सबसे फर्स्ट कार्बन का कार्बन नंबर 5 फ्री होगा। यानी आप देख सकते हो इट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल 5 to 3 3 to 5, ठीक है। अब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, आप क्लियरली देख सकते हो, यानी कि इसके अंदर जो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड इसका कार्बन नंबर 5 फ्री है और जो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, व्हाट न्यूक्लियोटाइड, तो इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है। तो उसके जो सेकंड लाइन होगी उसमें अपोजिट होगा बिल्कुल उसका कार्बन नंबर 3, यानी कि लास्ट कार्बन का और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फ्री होगा और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 फ्री होगा। तो ये तो बात होगी इसकी एंटी पैरेलल।
अब दूसरी बात क्या, यहाँ पर जो 2 चेन्स मौजूद हैं इनको ज्वाइन कौन करेगा, यहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि हमने डिस्कस किया था अगर कोई न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बन रहा है, तो अगर कोई न्यूक्लिक एसिड बन रहा है तो उस पॉलीमर्स के बीच में हमने पढ़े थे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं। मार्क माय वर्ड्स कि यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें, लाइक अगर एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, तो इन दोनों को कौन सी लिंकेजेस ज्वाइन करके रखेंगी, तो यहाँ पर स्पेशली डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और किसी के अंदर नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर भी वेरिएशंस हैं कि अगर वो बॉन्डिंग, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्वानिन मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके, और जो ग्वानिन आपको पता है वो किसके साथ अटैच होना है, वो होना है साइटोसिन के साथ अटैच होना है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और अगर यहाँ पर लेट्स सपोज इट इज अ एडेनाइन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द थायमीन, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद है, और एडेनाइन और थायमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसके ईच ट्रन की बात करें, लाइक दिस इज अ ट्रन, दिस इज सिंगल ट्रन, तो इसका जो एक सिंगल ट्रन है हमारे पास, ठीक है, ये जो एक सिंगल ट्रन है इट इज कंटेन एक्चुअली 36 एंगस्ट्रॉम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, या आप इसको बोल सकते हो 3.6 नैनोमीटर, यानी इसकी तकरीबन जो लेंथ होगी हर एक ट्रन की वो कितनी होगी आपके पास 3.6 नैनोमीटर, आप इसको बोल सकते हो, सॉरी 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम भी आप इसको बोल सकते हो। अब हर एक ईच ट्रन के अंदर, हर ट्रन के अंदर तकरीबन न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास कितने मौजूद होंगे, अगर वो सिंगल चेन की बात कर रहा हो, ये सिंगल चेन यहाँ पर ये जो फॉर्म हो रही है इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि ईच ट्रन दोनों यानी डबल हेलिक्स चेन्स का, तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट होंगे, आप 10 और 10 कितने होंगे यहाँ पर 20 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशंस थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी ये एक बात हो गई यहाँ और यहाँ, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के दरमियान की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा तकरीबन 3.6 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, और अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखें तो इट विल बिकम 0.36 नैनोमीटर। तो ये डिस्टेंस है किसके दरमियान, रिमेंबर दैट कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान का डिस्टेंस है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस। और दूसरी बात, यहाँ पर हर ईच ट्रन के अंदर अगर सिंगल चेन का पूछा जाए आपसे तो 10 हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर आपसे डबल यानी डबल चेन्स यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पूछा जाए कि लाइक वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं how many nucleotides present in the double helix structure या each turn of the double helix structure of the DNA, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए 20 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर वो सिर्फ ईच टर्न का बात करें यानी कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, तो आंसर विल बी द 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये बात याद रखें। अब आपने एमसीक्यूज में आपने क्या देखना होता है कि उनकी की पॉइंट वो क्या दे रहे हैं, वो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे, फिर आपने उसको आंसर करना है। सो नाउ लेट्स कंपेयर दीज बोथ न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA। तो अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसका नाम डिस्कस करते हैं, नेम से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि DNA का नेम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, और इसका राइबोस न्यूक्लिक
एसिड है। ओके, अब आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर मौजूद होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फीचर न्यूक्लियोटाइड का। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब एक शुगर का मॉलिक्यूल कंबाइन हो नाइट्रोजनस बेस के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो आपके पास एक पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। अब अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट शुगर की बात करें तो आपको पता है कौन सी शुगर यहाँ पर मौजूद होती है, यहाँ पर होती है डी ऑक्सीराइबोस शुगर और इसके पास राइबोस शुगर। अगर हम इसके नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें किसके अंदर, स्पेशली डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस इसके सबसे पहला तो हमें पता है एडिनाइन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, और इसके पास एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। डिफरेंस किस में आ रहा है यहाँ पर, थायमीन में और यूरासिल में। अब अगर हम इसके फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो दोनों में सेम है, हमने अपने स्ट्रक्चर में भी देखा है। अगर हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर यानी इसकी अपीयरेंस की बात करें तो डीएनए आपको पता है हमारे पास एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, और ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। और एक तो ये डबल हेलिक्स है, ऊपर डबल हेलिक्स होने के साथ साथ ये एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है आपको पता होगा कि वो हमारा मेनली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, मेनली, ओके। और इसके साथ साथ वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद है, प्लांट्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। That's why हम इन दो ऑर्गेनलीज को आप मेनली इनको भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनलीज भी बोला जाता है क्योंकि इनके पास ओन डीएनए मौजूद है। अब अगर आरएनए की बात करें तो वो मेनली वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है मेनली, ओके। और इसके साथ साथ वो क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, यानी कि एक जनरल टर्म है कि जहाँ डीएनए ने मौजूद होना है वहीं आरएनए ने मौजूद होना है, क्योंकि वो आरएनए उसी को कॉपी करके एक राइबोसोम फॉर्म करता है जो कि फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस में उसने हेल्प आउट करना होता है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनलीज, तो वो आपको ऑप्शन में दे देंगे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज को पिक करना है। इफ़ दे आंसर के वो मेनली किस में प्रेजेंट होता है, मेनली, ओके। की पॉइंट यहाँ पर क्या है, मेनली, तो जो डीएनए है वो मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और जो आरएनए है वो मेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसकी रोल की बात की जाए तो इसका रोल क्या है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो आपको पता है इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये पूरी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आपके जेनेटिक्स से बनने लाइक यू कौन सी कलर की आईज आपके पास होनी चाहिए, किस तरह के बाल आपके पास होने चाहिए, बालों में क्या फीचर्स होने चाहिए, कर्ली होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, आईज लाइक ब्राउन होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ग्रीन, ग्रे, और कोई मल्टी कलर, तो ये सारे फीचर्स किसने कंटेन करने हैं, आपके डीएनए मॉलिक्यूल ने। अब आरएनए का क्या काम होता है, ये अगर स्टोर करता है तो इट इज़ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो जेनेटिक की इंफॉर्मेशन की फ्लो करवाता है थ्रू आउट द सेल, यानी वो डीएनए के मॉलिक्यूल के पास आता है, उसको कॉपी करवाता है और फिर उससे फर्दर इंफॉर्मेशन बनवाता है। यानी कि लाइक आप बोल सकते हो कि अगर डीएनए एक हेड है तो आरएनए उसी का मैनेजर है। सो अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं अपने टाइप्स ऑफ आरएनए को, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आरएनए की कितनी टाइप्स हैं। वैसे एज यूजुअल एज यू नो दैट कि इसकी जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली 3 होती हैं। सबसे पहली आपके पास है एमआरएनए, सेकंड नंबर इज
tRNA and the third one is rRNA. Now what is mean? Messenger RNA, मैसेंजर RNA, यानी कि ये वो RNA होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज़ द कैरियर, दिस इज़ द मैसेज कैरियर RNA. उसके बाद आपके पास सेकंड है tRNA यानी ट्रांसफर RNA. ये अपने नाम से ही खुद अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है कि जो मैसेज mRNA से आएगा इसने उसको ट्रांसफ़र करवाना है. उसके बाद है हमारे पास RNA, राइबोसोमल RNA, यानी अपने नाम से ही अपनी आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से दे रहे हैं कि लाइक आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस RNA इज़ द कैरियर और दिस वन इज़ द लेबरर, यानी ये लेबरर है, ये कैरियर है इसका, मैसेज कैरियर, और इसको आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो लाइक इट इज़ द मेसेज. तो ये RNA के कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास. अब सबसे पहले इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं कि ये तकरीबन किस कहाँ प्रेजेंट होता है, किस हद तक प्रेजेंट होता है. तो जो mRNA है हमारे पास, इसकी जो लेंथ होती है सबसे पहले वो वेरिएबल होती है. यानी आपको पता है कि ना सबसे छोटी प्रोटीन जो हमारे पास है वो है इंसुलिन. तो इंसुलिन ने भी बनना है, वो काफ़ी छोटी है, और उसके बाद जस्ट 51 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं. और इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी हमारे पास प्रोटीन्स हैं. सबसे पहले लाइक हीमोग्लोबिन, उसमें 570. तो यहाँ तक इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हमें बड़े बड़े मैसेंजर RNA की नीड होती है. तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो वेरिएबल है. अब इसके बाद अगर हम tRNA की बात करें तो इट मेनली कंटेन ओनली 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, और इसकी जो लेंथ आप बोल सकते हो या साइज बोल सकते हो तो इट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे. इसके अलावा हमने एबंडेंस की बात करनी थी. तो जो एबंडेंस है अगर हम इसकी बात करें mRNA की, तो ये तकरीबन 3 to 4% मौजूद है सिर्फ, यानी 3 to 4% मौजूद है. और जो tRNA है हमारे पास, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% एंड दिस वन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80%. यानी कि अगर आप इसको ऐसे भी बोलो कि सबसे लॉन्गेस्ट ये है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, और ये जो है ये सबसे एबंडेंट है. यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा RNA है तो आपका mRNA यानी मैसेंजर RNA. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा RNA है आपके पास, तो दिस इज द tRNA यानी ट्रांसफर RNA. और आपसे पूछा जाए सबसे अबंडेंट RNA कौन सा है तो इट इज़ rRNA. यानी ये जनरल टर्म्स हैं आपके पास जो आपसे कभी भी आंसर में आस्क की जा सकती है. तो यहाँ तक था हमारा न्यूक्लिक एसिड. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में स्टडी करेंगे अबाउट द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, और उसके बाद हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे. तो आपको यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आ चुका होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.